हाँ, जैसे कि आपको हम ग्रुप में भेजे हैं, आपको व्हाट्सअप किए हैं, कुछ ऐसा डेफिनेशन है जो चैप्टर 1 का, उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन दिए होंगे और या कुछ फोटो सेंड किए होंगे, जिसमें संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है 10वीं का, संख्या पद्धति जिसका नाम है, उसमें भेजे हैं डिफिनीशन। उसको याद कर लीजिएगा तथा उसके साथ साथ उसको फेयर जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं उसी सब को इस समय समझा करके आपके पास वीडियो जारी कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले उसमें एक डिफिनीशन होगा संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए संख्या किसे कहते हैं, जैसे हम उसमें डिफिनीशन होगा का कि वैसा राशि जो कितने प्रश्न का जवाब देता है। ये शायद 9th क्लास में भी जो पढ़ाया गया होगा वो पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम वही प्रश्न है। यानी वैसा यानी राशि जो कितने प्रश्न का जवाब देता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे में आप जान सकते हैं, जैसे हम आपसे पूछ देते हैं कि भारत में कितने जिले हैं, जैसे पूछ देते हैं भारत में कितने राज्य हैं, जैसे पूछ देते हैं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो जब भी आप बताइएगा इसको तो जरूर बताइएगा कि भारत में कुल राज्य जैसे 28 हैं या 29 भी हैं, जो अभी अभी कुछ राज्य अलग भी हुए हैं। तथा इसके साथ साथ आपसे पूछ भी दिया जा सकता है आपके पंचायत में कितने यानी गांव हैं। चाहे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं। तो देखिए सब में कितना लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि कितना का मतलब क्या होता है। कितना का जवाब हम जिस अंक में देते हैं, जिस शब्द में शब्द में तो हम दे ही नहीं सकते हैं, अंक में देंगे 2, 4, 10, 8, 12, 14, 15, तो ये सब संख्या में ही आते हैं। अब इन्हीं सारी संख्याओं को क्या किया गया है, यानी विभाजन किया गया है। जैसे सबसे पहले हम संख्याओं में पढ़ते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये हम जानते हैं। या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या, जब भी हम गिनते हैं तो यही ना गिनते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, ये बहुत सारा जाता है आगे तक, तो इसको हम बोलते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले 1 से ही चालू होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज गिनते हैं 1 से गिनते हैं। ये प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए आपसे ये भी पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। बड़ी पूछेगा तो इन्फिनिटिव होती है, और इन्फिनिटिव को हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक कोई पूछे तो यही करते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। हम जल्द वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। ये प्राकृतिक संख्या है। अब हो गया पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 0 से चालू हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से चालू हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट ऐसे आता है। उसी तरह आता है पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जो यानी जिसमें धनात्मक ऋणात्मक के साथ 0 भी उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या के डिफिनीशन में हम आएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, इसी तरह डॉट आगे बहुत सारा जाएगा। उसी तरह होगा -1 हो जाएगा, -2 होगा, -3, ऐसे बहुत सारा। जितनी धनात्मक संख्या होती है पूर्ण संख्या में उतना ही ऋणात्मक संख्या है, यदि आपसे कोई पूछ देता है। अब एक और बात इसमें जान जाइएगा, 0 से दाएं तरफ जितना जाइएगा वह सब धनात्मक संख्या आता है, और बाएं तरफ जितना आइएगा सब यानी दाएं तरफ जाइएगा धनात्मक, बाएं तरफ आइएगा ऋणात्मक। और एक बात और देखिए, कोई एक संख्या ले लीजिए और उसके दाहिने तरफ ज्यों बढ़िएगा त्यों आपको पंच मिलेगा, यानी कि पूर्णांक संख्या बढ़ता हुआ मिलेगा। एक क्रम में लिखते हैं तब। यदि 0 से आप ज्यों लेफ्ट की तरफ बढ़िएगा, नहीं बाएं हाथ की तरफ बढ़िएगा, बाएं साइड की तरफ, तो एक दूसरे से छोटी संख्या मिलता है। यदि आपसे कोई पूछ देता है कि देखो तो यानी -100 और 0 में बड़ा कौन है, तो क्वांटिटी हम नहीं देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। जैसे चिन्ह इसका ऋणात्मक है, मतलब कि ये क्या होगा, यानी कि ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपको ये सब बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक और चीज है आपको, जैसे पूर्णांक संख्या अब पूछ देगा, इतना को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं,
धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे जो प्लस में हो, जो माइनस में हो, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, और शून्य को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। ये सीधे सी आ जाता है, ये पूर्णांकों की बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब पूर्णांक के बाद आते हैं हम, तो आते हैं सम संख्याओं में। अब जैसे पूर्णांक संख्या जान गया, अब एक और संख्या आता है जैसे सम संख्या। अब सम संख्या देख सकते हैं हम, ऐसे में पढ़े हैं कि देखो तो, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में आ जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, या देखिए समझने के लिए आप समझ भी सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसकी जोड़ा बन जाए। जोड़ा मतलब एक जोड़ा में 2 संख्याएं होती हैं। जोड़ा का मतलब ये होता है जिसका जोड़ा बन जाएगा, मतलब समझ जाइएगा कि वो सम संख्या होगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो विषम संख्या में आता है। ये सीधे समझने वाली बात है। अच्छा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिन संख्याओं का इकाई काउंट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये कोई संख्या है, जो भी संख्या है उसका इकाई काउंट। इकाई काउंट का मतलब जैसे कोई संख्या लिखते हैं उसके दाहिने से पहले के अंक को हम इकाई अंक कहते हैं। तो जिसका यानी कि इकाई काउंट ये संख्याएं होंगी, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सब सम संख्या में आते हैं। ये सब लेकर के इसमें चला जाता है। आगे देखिएगा, अब जैसे विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका जोड़ा न बने, या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये सारे संख्याएं विषम संख्या में आते हैं। ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं। विषम संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। आप देख सकते हैं जैसे अभाज्य संख्याएं आता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वह संख्या, एक नहीं, एक से बड़ी, बात को ध्यान से सुनना है। एक से बड़ी वह संख्या जिसमें एक से और स्विंग से, स्विंग का मतलब जैसे 4 हम लिख देते हैं, 4 मतलब 4 का स्विंग संख्या 4 ही होता है, और 1 से, यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्विंग से भाग लगे वो अभाज्य संख्या में आता है। ये सारे चीज इसमें दिया जाता है। अभाज्य संख्या में जैसे आते हैं तो 1 से हमको बड़ी लेना है, मतलब कि 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, डॉट ऐसे करके बहुत सारे संख्या है। अब आपसे एक प्रश्न इसमें और पूछ सकता है, बोल देगा कि वह, यानी देखिए 2, वह छोटी से छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सम अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो केवल 2 हो जाएगा। यानी 2 एक लौता एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसी तरह पूछ लेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य का मतलब जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ये विषम अभाज्य संख्या में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये अभाज्य संख्याएं होते हैं। अब इसमें हम चलते हैं भाज्य संख्या लेकर के। जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का डिफिनीशन भी हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के साथ साथ बहुत सारी संख्याएं से भाग लगे। चाहे हम ये भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग लगे, 3 या 3 से ज्यादा संख्याओं से भाग लगे, 2 संख्याओं से नहीं, 3 या 3 संख्याओं से भाग लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आ जाते हैं 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 कितने लोग होते हैं कि 9 को विषम समझते हैं, भाज्य नहीं समझते हैं। भाज्य विषम है, 9 विषम है, लेकिन भाज्य भी है। क्यों? क्योंकि 9 में देख सकते हैं आप लोग, 9 में 1 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 3 संख्याओं से लग रहा है ना भाग, इसलिए ये 9 में आ जाता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जो छोटे छोटे बच्चे में है, चाहे आप लोग भी जो कमजोर बच्चे हैं वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। उसी तरह आप जाइएगा तो 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, उसी तरह डॉट डॉट करके चलेंगे तो बहुत सारे संख्याएं आपको इसमें मिलते हैं। ये अभाज्य संख्या में आते हैं। एक और आता है सह अभाज्य संख्या, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। जैसे सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका HCF 1 हो, क्या हो? HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चाहे वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभी आपको बताए हैं, जैसे सह
अभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं, देखिए ये समझ लीजिएगा, इसको HCF एलसीएम निकालने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। जैसे अपवर्त या गुणज, जिसको इंग्लिश में हम मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि देखिए अपवर्त या गुणज किसे कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिससे जिन जिन संख्याओं में भाग लग जाए। मतलब बात को गौर से सुनिएगा, वैसी संख्या जिसमें जिन जिन संख्याओं से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्त या गुणज कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि 2 का अपवर्त, 2 का, हम आपसे अपवर्त पूछते हैं, अपवर्त मतलब 2 का अपवर्त मतलब क्या हो जाएगा, 2 से कौन कौन संख्या में भाग लगेगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। मतलब समझ लेते हैं, जिसका अपवर्त पूछेगा उसका पहाड़ा पढ़ देंगे, उसका टेबल लिख लेंगे, वही उसका अपवर्त हो जाएगा। और सबसे यदि आपसे एक और चीज देखिए, इसमें पूछता है सबसे छोटी अपवर्त संख्या कौन है। जैसे 2 का सबसे छोटी अपवर्त पूछेगा तो खुद वही संख्या होता है, बड़ी पूछेगा तो इन्फिनिटिव होता है, ये समझ जाइएगा। उसी तरह यदि 5 का अपवर्त पूछेगा तो 5 का अपवर्त लेके आएंगे तो वही होगा, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, मल्टीप्लाई हम लोग बहुत नीचे पढ़े हैं। अपवर्त के बाद आते हैं जैसे अपवर्तक, जैसे आ जाते हैं अपवर्तक आते हैं, जिसको हम लोग अपवर्तक में आते हैं, जिसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। देख लीजिएगा, जैसे गुणनखंड भी कहते हैं, जैसे गुणनखंड। अब वैसे देखिए गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड क्या है, इसको समझिएगा। यानी कि जिन जिन संख्याओं में, जैसे वैसी संख्या जिसमें जिन जिन संख्याओं से भाग लगता है उसे उसका गुणनखंड कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें जिन जिन संख्याओं से भाग लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। जैसे देखिए हम 10 का अपवर्तक पूछते हैं, 10 का अपवर्तक पूछते हैं तो 10 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 10 से भी लगेगा। जैसे 6 का अपवर्तक आपसे कोई पूछता है तो देखिए इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी। इसके बाद किसी से लगेगा नहीं लगेगा। जैसे 8 का हम अपवर्तक पूछते हैं तो देख सकते हैं, जैसे 8 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही भाग लगता रहता है। तो इनको हम कहते हैं, ये सारी संख्याएं इसका अपवर्तक है। अब देखिए किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक हमेशा एक ही होता है। जैसे देख रहे हैं ना, सब में एक आया ना, यानी किसी एक ऐसी संख्या है जो सब किसी संख्या का अपवर्तक होता है। और किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक खुद वही संख्या होता है। जैसे 10 का सबसे बड़ा अपवर्तक 10 हो जाएगा, 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक 6 हो जाएगा, 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक 8 हो जाता है। ये चीज आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में आते हैं तो देख सकते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इसमें देख सकते हैं एक आता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ये देख सकते हैं, इसको मिरेज कर देते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं देखिएगा, यानी कि किसी संख्याओं के अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखने की क्रिया को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी एक बार और सुनिएगा, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम 30 लिख देते हैं, 30 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो देखिए तो 30 का अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे ही ना निकालेंगे। 30 का जैसे 2 से पहले देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं। जितना छोटी से कटाइएगा उतना ही जल्दी आपको आसानी से एलसीएम एचसीएफ निकालने में आसान रहेगा। एलसीएम एचसीएफ निकालने का आपको ट्रिक भी देंगे, ये सबसे पहले चीज है, ट्रिक दिया जाएगा ताकि आप वो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में बोर्ड में 100% इससे पूछता है। जैसे 2 से 15 हो जाएगा, फिर हम 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 से ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो लिखेंगे इसको 2 गुणे 3 गुणे का हो जाएगा 5, यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। मतलब इसको गुणा कीजिएगा तो आपको 30 जरूर आएगा। जैसे 5 या 15, 15 गुना। उसी तरह आपसे 64 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2 आप निकाल सकते हैं इधर, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितने लोग हैं? 64 का गुणनखंड 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 8 तो यहाँ अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी 8 नहीं है। ये देखिए इसमें सब अभाज्य संख्या, ऐसा कोई संख्या है जिसमें हम भाज्य लिए हैं? अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर ये वो संख्या आ जाए। जैसे 30 का अभाज्य गुणनखंड, हम 30 को ऐसे अभाज्य संख्याओं को लेके लिखेंगे ना कि गुणा करने पर 30 आ जाना चाहिए, ये अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है। जैसे कितने लोग 64 को लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 गुणे 64, जैसे 4 गुणे 16 लिख लेंगे, 16 चौका 64 होता है। जैसे देख रहे हैं ना, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये भी क्या है? भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। जैसे 30 को कितने लोग लिखते हैं? लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 गुणे 15, देखिए 2 इसमें अभाज्य है लेकिन 15 अभाज्य नहीं, ये भाज्य है, इसलिए इसको ऐसे लेके चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हाँ जैसे अब देखिए एक टॉपिक लेके आए जैसे परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या पीछे भी पढ़े हैं। जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखे, जहां P और Q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो Q मतलब हर, उसे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ हम आ जाते हैं, जैसे 0 यहाँ आ जाता है, तो परिमेय संख्या में हम नहीं ले सकते, ये चीज आ जाएगा इसमें। यानी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। हर इसका 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे देखिए इसमें जैसे में लेके आइएगा, देखिए सभी संख्याएं जितने होते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए, रूट वाला भी संख्या यानी परिमेय संख्या होगा कब? जब उसका वर्गमूल आ जाए तब। जैसे देख सकते हैं, जैसे 1/2 है, -3/4 है, 5/6 है, जैसे 2 पूर्णांक 1/2, ये भी परिमेय है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तब। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे चलिएगा, जैसे 0 भी परिमेय है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी एक परिमेय जिसको शून्य परिमेय कहते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं √4 भी परिमेय है, क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ देखिए 9 भी एक परिमेय है, क्यों? क्योंकि 3 इसका वर्गमूल होता है। ये सारी संख्याएं इसमें आपको मिलते रहती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, आप देखिए ऐसे, जैसे हम बोल देते हैं कि देखिए 3√5/√5 लिख देते हैं, ये भी परिमेय है, क्यों? क्योंकि √5 से √5 कटेगा, 3 दे देगा आपको। सॉल्व करने के बाद जो मिल जाता है, अब आपसे पूछ देते हैं, देखो तो 5 गुणे 5 ही परिमेय है। क्यों? कैसे है? क्योंकि देखिए 5 गुणे 5 जोड़ा बनेगा तो एक निकल जाएगा, भी परिमेय में आ जाता है। यदि आपसे हम बोल देते हैं, जैसे देखिए 4 गुणे रूट का है 9, परिमेय है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, गुना का हो जाएगा 6। देखिए परिमेय है ना, परिणाम इसका परिमेय है। ये सब बातें याद रखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, 2 परिमेयों को जोड़ने पर, गुणा करने पर, घटाने पर या भाग करने पर क्या परिणाम होगा, तो परिमेय ही होता है। समझ जाएगा ना? 2 परिमेय का योगफल, गुणनफल, भागफल या क्या होता है, व्यकलन यानी घटाव हमेशा परिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का यानी योगफल या भागफल, एक व्यकलन यानी घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। और गुणनफल इसका क्या हो सकता है? अपरिमेय ही होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी आ जाएगा, अपरिमेय भी आएगा। आप जानिएगा कैसे? तो हम बोल सकते हैं, जैसे 3 गुणे का लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 गुणे हम 3 कर सकते हैं। 2 अपरिमेय संख्या है, देखिए तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। √9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, तो ये दिमाग में बात रखिएगा आप लोग, ताकि ये समझ में आएगा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके भी हाँ, अब देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जितना भी रूट वाला संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सब अपरिमेय संख्या में आता है। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, ये सब किसी का वर्गमूल नहीं निकला, ये सब अपरिमेय संख्या में आता है। ये सारी चीज अपरिमेय संख्याओं का ये पहचान है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा हम लोग, जैसे देखिए दशमलव किसे कहते हैं? अब एक आ जाता है दशमलव किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं
यानी किसी संख्या के 10वें हिस्से को हम दशमलव कह सकते हैं। आप जैसे भी इसे समझ सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 2/10 मतलब 0.2, इसको हम दशमलव को इस चिन्ह द्वारा डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं, देखिए तो यानी क्या हो जाएगा 2 जैसे 100, ये भी दशमलव में आ जाएगा। 0 का होगा 0.2, ये भी आ जाएगा दशमलव। यानी जो भाग पूछ देता है दशमलव को हम इसके द्वारा, देखिए दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं आप इसको जाइएगा तो ये इसका 2 पार्ट होता है। एक हो जाएगा परिमेय दशमलव, क्या हो जाएगा परिमेय दशमलव, और एक हो जाता है अपरिमेय दशमलव, अपरिमेय दशमलव हो जाता है। देखिए परिमेय दशमलव 2 प्रकार के मिलेगा। कौन कौन मिलता है? तो ये हो जाता है जैसे शांत दशमलव, और ई हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव ये हो जाता है। और इसका एक एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्त दशमलव होता है। यानी अशांत अनावर्त दशमलव होता है। ये चीज इसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? यानी कि वैसा दशमलव प्रसार जो दशमलव बिंदु के बाद पूरा कट जाए, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए 0.2, 3.25 हो गया, 8.5 हो गया, ये दशमलव प्रसार होता है। अशांत का क्या होता है? जैसे दशमलव बिंदु के बाद ये कटता नहीं है, कटता जाता है, बार बार कटता रहेगा, उसे हम अशांत प्रसार कहते हैं। जैसे 0.3 ऐसे आता रहेगा, जैसे 0.25, 2.5 ऐसा ये आता रहेगा। इसको हम रेकरिंग में बदल सकते हैं। जैसे देखिए 0.3 हो गया, ऐसे लिख देते हैं। उसी तरह इसमें देखिए यानी 0.1 होगा 2.5, यानी देखिए दोनों पे हम ये रेकरी दी है, इसका मतलब क्या हो गया 2.5 बार आएगा। ये चीज इसका मतलब दर्शाता है। तो ये सारे होते हैं दशमलव यानी अशांत दशमलव। इसका पहचान का भी नियम है। पहचान का नियम यहाँ पे देखिए, और इसको भी समझ लेंगे। पहचान का नियम अभी हम हमको बता देते हैं। अशांत अनावर्त दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? इसमें देखिएगा जैसे ये देखिए क्या होता है, यानी कि ये अशांत भी रहेगा और कोई संख्या रिपीट नहीं करता, वो बदल के आता रहेगा, जिसको हम p/q के रूप में कभी नहीं बदल सकते। जैसे देख सकते हैं 0.0 आएगा, फिर 1 आएगा, 0.01 आएगा। देखिए तो 0.01 देखिए रिपीट कर रहा है, लेकिन कभी 1 बार आया, कभी 2 बार, कभी देख रहे हैं ना ये 0 को देख रहे हैं, इसे हम p/q के रूप में नहीं बदलते। ये इसकी पहचान, तो ये आसान हो जाता है। अब देखिए जैसे दशमलव का हम प्रकार आपको बताए थे। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, जिसे परिमेय दशमलव प्रसार और अपरिमेय दशमलव प्रसार का होते हैं। जैसे वीडियो के थोड़ा पीछे जाइएगा तो आपको मिलेगा। अब देखिए परिमेय दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव। आपको डिफिनीशन में बताया है। यहाँ देखिए शांत दशमलव प्रसार की पहचान क्या होता है। जैसे आप भाग कीजिएगा तभी पता चलेगा। जैसे आपसे पूछ देते हैं कि देखिए तो जैसे 5/2 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो आप भाग कीजिएगा ना। जैसे 5 में आप 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 दशमलव दीजिएगा तो 1 0 देगा, फिर 2 बचेगा होता है 10 होता है, ये कट गया। तो भाग किए तब पता चलेगा। अब देखिए भाग करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए जिस परिमेय संख्या का हर 2 का पावर m या 5 का पावर m, यहाँ ध्यान देना है, 2 का पावर m या 5 का पावर m, या केवल 2 का पावर m चाहे केवल 5 का पावर m, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यानी या तो केवल उसका हर 2 के रूप में होना चाहिए, नहीं तो केवल 5 के रूप में होना चाहिए, और नहीं तो दोनों के रूप में होना चाहिए। उसका प्रसार शांत होता है। जैसे देखिए 3/4, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। देखिए तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 4 का, तो 4 का निकालिएगा तो 2 × 2 ये ना आएगा, देख रहे हैं, यानी 2 × 2 आ रहा है, यानी इसमें केवल 2 आ रहा है कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं ना। हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ थोड़ा एक शब्द जोड़ दीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड? यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो यहाँ रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको जूम कीजिएगा तो पहचान में आ जाएगा। देखिए
यानी हर का अभाज्य गुणनखंड, देख रहे हैं ना, इस रूप का होना चाहिए, यानी केवल 2 5 हो या 2 5 दोनों हो, वो आ जाएगा। जैसे देखिए 4 हो गया तो ये इसका प्रसार शांत हो गया। जैसे 9/12, देखिए अब बोलिए सर 12 जैसे है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 12 है, 12 को तोड़िएगा तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे का आएगा 3 आएगा। बोलिए सर इसका तो प्रसार अशांत होना चाहिए, लेकिन देखिए किसी भी हम संख्या का वैल्यू कब निकालते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे स्टैंडर्ड यानी सामान्य रूप में, जैसे देखिए 9/12 इसको कटाइएगा ना, देखिए आपको क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। देखिए ना, अब इसका देखिए तो 2 के रूप का है, दोनों में भाग लग जा रहा है 3 से, इसलिए देखिए तो अब यानी 4 है कि नहीं इस रूप फॉर्म में, 2 गुणे 2 के रूप में, इसलिए सबका पहचान का होगा, ऐसे कटा के हम लिख देते हैं इसमें। आगे देखिए अशांत दशमलव का प्रसार का है, इसका विपरीत है। जैसे देखिए जिस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 का पावर n के अलावा कोई दूसरा संख्या हो, चाहे इस रूप का नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, यानी अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा पूरा, जो एग्जाम्पल है उसको भी पढ़िएगा और चैप्टर को देखिएगा, ये पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। अगले मैं वीडियो में 10 मिनट का फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम बताएंगे। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ भी आप जानते हैं, थोड़ा सा उसमें और है, हिंट्स देना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारी चीज इसमें समझ में आ सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।